तमाम परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है संविधान संशोधन और संविधान की मूल संरचना। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए गंभीरता से इनका अध्ययन करेंगे। कई सारे प्रश्न इनसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मेरा परिचय है छोटा सा, और बिना समय गंवाए चलिए अपने विषय को आरंभ करते हैं। संविधान संशोधन है क्या? कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन कहलाता है। 3 तरह की चीज़ें प्रायः हम देखते हैं जिसमें हो सकती हैं। त्रुटि सुधार, कोई ऐसी चीज़ संविधान में है जिसे आपको हटाना है, आपको लगता है कि गलत आ गई है उसमें, तो उसको हम वहाँ से हटा देते हैं संविधान से। उदाहरण के लिए क्या है, संपत्ति का अधिकार है, किस अनुच्छेद में हुआ करता था? 31 में हुआ करता था, और हमने उसको बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 से संविधान से हटा दिया। परिवर्तन करते हैं कभी कभी, विषय वस्तु में थोड़ा सा शब्दावली में परिवर्तन ले आते हैं। जैसे अनुच्छेद 45 में जो था वो बाद में उसको 21A में डाल दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया जो बच्चे हैं उनकी शिक्षाओं के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए, और बाद में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको नीति निर्देशक तत्व बना दिया गया। तो कभी कभी हम विषय वस्तु में भी परिवर्तन कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो देखने को आता है वो क्या है, नए आयाम। हमको संविधान में कोई नई बात जोड़नी रहती है जो पहले संविधान में नहीं रहती है, तो हम तब भी संविधान संशोधन करते हैं। जैसे 39A की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। भारत के जो गरीब लोग हैं उनके लिए हमने बात की कि निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। निःशुल्क कानूनी सहायता, तो पहले संविधान में इसका वर्णन नहीं था, बाद में हमने इसको संविधान संशोधन कर जोड़ दिया। किससे जोड़ा? 42वें संशोधन से जोड़ा, जो कि कब जोड़ा गया? 1976। कई बार लोग 42वें या 44वें में कन्फ्यूज़न हो जाती है उनको, तो ध्यान रखें कि 42 4 2 6 यानी कि 1976 में हुआ है, और 44 की अगर हम बात करें तो 4 4 8 वो 1978 में हुआ है। अंतिम डिजिट आप उनके जोड़ से मैच कर लेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात है कि संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। डबल स्टार क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 368 में है, बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है। संविधान संशोधन का जो विधेयक लाया जाता है संसद में, जो बिल लाया जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। विधेयक के पेश होने की बात करते हैं कि जो संविधान संशोधन का विधेयक है वो केवल कहाँ लाया जा सकता है? संसद में ही पेश किया जा सकता है। फिर चाहे वो लोकसभा हो चाहे हमारी राज्यसभा हो, यानी दोनों ही जगह किसी भी सदन में संविधान संशोधन का जो विधेयक है उसे हम ला सकते हैं। याद करना है, ध्यान देना है कि राज्य की विधानसभा में हम लोग ऐसा कोई विधेयक जो संविधान का संशोधन करना चाहता है उसे नहीं ला सकते। यानी संविधान संशोधन का विधेयक केवल संसद में ही लाया जा सकता है। किस व्यक्ति द्वारा? जैसे हम जानते हैं कुछ विधेयक होते हैं जो मंत्रियों द्वारा ही लाए जा सकते हैं, जैसे धन विधेयक है, सरकार का ही कोई व्यक्ति उसको पेश करता है। लेकिन संविधान संशोधन का विधेयक है वो किसी भी सांसद द्वारा लाया जा सकता है। वो सांसद मंत्री भी हो सकता है या सामान्य सांसद हो सकता है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसका भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है। यानी संसद का कोई भी सदस्य है उसके द्वारा ऐसा विधेयक पेश किया जा सकता है। प्रक्रिया इसकी क्या होगी कि दोनों सदन में इसको अलग से पास करवाना पड़ेगा, यानी लोकसभा में भी पास करवाना पड़ेगा आपको, और इसको आपको पास करवाना पड़ेगा राज्यसभा में भी। दोनों सदन से अलग अलग तरीके से ये पारित होना चाहिए। किसी भी प्रकार की संयुक्त बैठक इसके लिए नहीं करवाई जा सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। जो सामान्य विधेयक रहते हैं उसमें अगर लोकसभा या राज्यसभा में फंस जाता है विधेयक तो संयुक्त बैठक करवाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन का जो विधेयक है वो संयुक्त बैठक उसके लिए नहीं करवाई जा सकती। महत्वपूर्ण तथ्य है। राष्ट्रपति का क्या है, यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं राष्ट्रपति के संबंध में। पहली क्या कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं किसी राज्य का हमें नाम बदलना है, उसका क्षेत्रफल बदलना है, नया राज्य बनाना है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। धन विधेयक के केस में भी लेनी पड़ती है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति से पूछकर इसे सदन में नहीं पेश किया जाता। दूसरी क्या चीज़ है
राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब विधेयक दोनों सदनों से पास हो गया है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। उनके पास उसको वापस करने का, अपनी वीटो शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ेगी संविधान संशोधन के विधेयक पर। ये कब जोड़ा गया? 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये स्पष्ट कर दिया गया कि संसद द्वारा अगर कोई संविधान संशोधन का विधेयक पास कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति महोदय महोदया जो भी हैं उनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। संविधान संशोधन के प्रकार पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। पहला जो होता है जो सामान्य बहुमत से हो जाता है। सामान्य बहुमत का क्या अर्थ है कि जितने लोग वहां पे मौजूद हैं केवल उनमें बहुमत चाहिए। तो मान लीजिए कि कोई बैठक हो रही है, उसमें 300 सांसद मौजूद हैं, उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं, और वोटिंग हो गई तो उसमें से अगर 151 लोगों ने भी उसके पक्ष में वोट कर दिया तो वो पास हो जाता है। ये इसे सामान्य बहुमत कहते हैं। जितने लोग आए हैं वोट करने उस दिन संसद में, जितने भी सांसद हैं वहाँ पर, बस उन्हीं में बहुमत देखा जाता है। आमतौर पर इसमें क्या क्या आता है? राज्य से संबंधित चीज़ें इसमें आती हैं। राज्य का नाम बदलना हो, उसका क्षेत्रफल बदलना हो, या चाहे नया राज्य बनाना हो। तो आप देख सकते हैं कि भारत में नए राज्य को बनाने में केंद्र सरकार के पास या कहें संसद के पास बहुत शक्ति है। सामान्य बहुमत से ही नया राज्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की जो संख्या है, अवर न्यायाधीश क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो बाकी न्यायाधीश हैं उनकी जो संख्या है वो इसी से हो जाती है। और देखें, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी सामान्य बहुमत से ही बदली जा सकती है। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन ये होता है कि जब चुनाव होगा तो कितना क्षेत्र एक विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र को दिया जाएगा जहां की जनसंख्या उस सीट पे वोट करेगी। यही जो तय करने की प्रक्रिया है उसे परिसीमन कहते हैं। परिसीमन के भी जो संबंधित नियम कायदे हैं वो भी सामान्य बहुमत द्वारा ही बदले जा सकते हैं। अनुसूचियों में बात करें तो महत्वपूर्ण चीज़ देखें, अनुसूची 2, अनुसूची 5 और 6। 2 में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। 5 में पिछड़े इलाकों की, हमारे जो जनजातीय इलाके हैं उसकी बात है, और 6 में भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात है। तो जो 2, 5 और 6 वाली अनुसूचियाँ हैं इनको भी सामान्य बहुमत से बदला जा सकता है। विशेष बहुमत क्या है? इसमें 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये होती है कि जितने लोग मौजूद हैं वोटिंग करने के लिए उसमें आपको बहुमत चाहिए, और दूसरी चीज़ है कि जो पूर्ण संख्या है सदन की उसमें भी आपको बहुमत चाहिए। और जो मौजूद हैं उसमें बहुमत क्या मतलब? उसका 2/3 कम से कम आपके लिए वोट करेंगे तब बात बनेगी। ठीक है, स्पष्ट है। जैसे सरकार बनाने के लिए 272 लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि 543 लोग हैं संसद में, तो 272 तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर पूरी संख्या में लोग पहुंच गए, मान के चलिए कि 540 लोग पहुंच गए, तो आपको इसके 2/3 यानी कि कितना हुआ ये 360 वोटों की आवश्यकता पड़ जाएगी। यानी कि आप देखेंगे विशेष बहुमत की स्थिति में आपको जितने लोग वोटिंग करने आए हैं उनमें से 2/3 लोगों का वोट चाहिए। इसके साथ ही जो सदन की पूर्ण संख्या है उसमें भी आधे से अधिक आपके पास होने चाहिए। इसलिए ये बहुत कठिन हो जाता है इस तरीके से पास करवाना। किसमें इसका प्रयोग होता है? अगर हम देखें तो मौलिक अधिकारों में अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी अगर आपको कोई संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य, ये क्या प्रयोग होगा? अगर आप कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जिससे राज्य की शक्तियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, राज्य की शक्तियों पर प्रभाव पड़ने वाला है, तब ऐसी स्थिति में आपको आधे राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी।
विशेष बहुमत यानी वही 2/3 जो मौजूद हैं, इसके साथ साथ आधे से एक अधिक संसद का जो सदन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका जो बहुमत है, और आधे राज्य यानी मौके पे अभी 28 राज्य हैं भारत में, यानी कि 14 राज्यों से आपको वहाँ पे सामान्य बहुमत से उस बात को पास करवाना पड़ेगा। तो ये सबसे कठिन तरीका है। और इसमें कौन सी चीज़ें हैं, जैसे 7वीं अनुसूची जिसमें दिया हुआ है कि कौन किस मुद्दे पर कानून बना सकता है, इसमें आप कुछ परिवर्तन करेंगे तो राज्य की शक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा। उसी तरीके से हम बात करें उच्च न्यायालय की, उसकी शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है आपको, सर्वोच्च न्यायालय की, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, या अभी देखें तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, उसमें भी अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत की भी आवश्यकता पड़ेगी और आधे राज्यों से आपको सामान्य बहुमत की भी आवश्यकता पड़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप अगर प्री दे रहे हैं किसी परीक्षा का तो उसके लिए, और मेंस के लिए तो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। मूल संरचना क्या है कि संविधान की आत्मा की हम बात कर रहे हैं, उसके जो मूल्य हैं। तो संविधान की मूल संरचना के बारे में हम पढ़ते हैं कि सरकार संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल संरचना है, संविधान की जो आत्मा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी संशोधन करना आपको अलाउड है, लेकिन आप संविधान के जो मूल आत्मा है उसको नहीं बदल सकते। थोड़ा सा कठिन है शायद कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में फोकस करके इसको पढ़ेंगे तो रिवार्डिंग भी बहुत है। और जो क्रमिक विकास इसका है, अगर ये हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें कोई प्रश्न आए तो हम हल ना कर पाएँ उसको। सबसे पहले देखते हैं शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ। सारे केस सर्वोच्च न्यायालय के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं। तो ध्यान रखेंगे किस केस में क्या हुआ। कुल 11 चीज़ें हैं, कुछ केस हैं, उसमें कुछ संविधान संशोधन है, और हम पूरा समझ जाएंगे कि संविधान की जो मूल संरचना है उसका विकास कहाँ से आरंभ हुआ। शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सरकार अगर चाहे तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। महत्वपूर्ण चीज़ है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है सरकार। शंकरी प्रसाद केस में 1951 में ये कहा गया कि सरकार को ये पूरी शक्ति है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं वो। सज्जन सिंह केस 1964 में हुआ, वही बात रिपीट करी गई कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करना सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आता है। दोनों केस में वही बात की। खेल पलटा कहानी बिगड़ी गोलकनाथ केस 1967, अति महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। यही पूछते हैं कि कब आया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन आप संविधान के संशोधन के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पवित्र हैं, इन्हें आप छू नहीं सकते, इसमें आप कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जब ऐसा हुआ तो उस समय देश में जो सरकार थी उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई और उन्होंने 24वां संविधान संशोधन किया। ये भी महत्वपूर्ण है, एक दूसरी परीक्षाओं में कम पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस और यूपीएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। 24वां संविधान संशोधन जब सरकार ने किया तो सरकार ने 2 अनुच्छेद में संशोधन किया, एक किया 368 में और एक किया 13 में। इसमें सरकार ने कहा कि इसके पास पूरी शक्ति है कि मौलिक अधिकारों में वो संशोधन कर सकते हैं, और ऐसा कोई संशोधन करेंगे तो इसके अंतर्गत उसका क्या होगा, उसको निरस्त नहीं किया जाएगा, निरस्त नहीं किया जाएगा। यानी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो गोलकनाथ का निर्णय था 1967 का, उसको पलट दिया संविधान संशोधन करके कि हम शक्तिशाली हैं, हम हैं शक्तिमान, हम मौलिक अधिकारों में संशोधन करेंगे, पूरी शक्ति रखते हैं इसके लिए, और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत
न्यायिक समीक्षा करते हुए अदालत को ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे किसी संशोधन को निरस्त कर दें अपने स्तर से। फिर 25वां संविधान संशोधन हुआ और ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। सरकार ने एक नया अनुच्छेद जोड़ा 31C, और 31C में दो बातें सरकार ने कही। 31C में पहली बात सरकार ने ये कही कि नीति निर्देशक तत्व 39B और 39C, इसमें क्या आता है? 39B में है कि जो संसाधन है देश के, उनका बंटवारा समान रूप से हो, सबको फ़ायदा मिले। और 39C कहता है कि सारा जो धन संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में ही ना इकट्ठा हो जाए। तो 31C जो अनुच्छेद डाला गया संविधान में 25वें संविधान संशोधन से, तो सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो कि 29B और 39C में है, 39B और 39C में है, उनको हम अगर उनके ऊपर कोई कानून बनाते हैं तो अनुच्छेद 14 और 19 में जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन ऐसा कानून कर सकता है। 14 और 19 का हनन हो जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। दूसरी चीज सरकार ने कह दी कि इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये, इनको अमल में लाने के लिए अगर 14 और 19 का हनन भी हो जाता है तो वो कानून हम बनाएंगे और कोई न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं करेगा। निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया आनी ही थी और प्रतिक्रिया आई अब तक के सबसे महत्वपूर्ण केस के माध्यम से। केशवानंद भारती केस 1973 सबकी जुबान पे होना चाहिए, रटा होना चाहिए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इसी पे आ जाते हैं वापस, कि जो पहली बात आप कह रहे हैं ये तो हमें अच्छी लगी, इसकी स्वीकृति मंजूरी हम आपको देते हैं कि आप 39BC के लिए कुछ भी बनाइए, 14-19 का हनन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें चलेगा। लेकिन जो ये बात आप कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, उसको ये नहीं मानते। तो दो बातें इससे निकल के आई कि संशोधन संसद चाहे तो कर सकते हैं, सरकार संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। क्या? कि सरकार जो है उस संविधान की मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और यहीं से पहली बार मूल संरचना निकल के आती है। केशवानंद भारती केस 1973 से अति महत्वपूर्ण चीज है और इसकी परिभाषा सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं दी, परिभाषा नहीं दी, बस इतना बोल दिया कि संविधान की जो मूल संरचना है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, नहीं अलाउड है। और उसकी परिभाषा आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। अलग अलग जो केस होते हैं उसमें नई नई चीज़ों को संविधान की मूल संरचना का अंग वो बता देते हैं। इसके बाद दो छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ और उसमें बस एक छोटी सी बात बोली गई कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और लोकसभा के स्पीकर का जो चुनाव होगा, इसकी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। यानी कैसे चुनाव हुआ, न्यायपालिका को इससे कोई मतलब नहीं है, वो दखल नहीं कर सकते। पुनः इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में हुआ और फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को निरस्त कर दिया कि ऐसे नहीं चल पाएगा, न्यायिक समीक्षा तो हम करेंगे। टकराव बढ़ता जा रहा था जैसा आप देख रहे हैं और अंतिम रूप से फिर सरकार ने 42वां संविधान संशोधन किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कह दिया कि संशोधन की जो शक्ति है सरकार की, संसद की शक्ति कह सकते हैं आप, संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हमें जो भी संशोधन करना होगा संविधान में हम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन यही है, सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो सरकार ने कहा कि संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं है, जो हमें चाहेंगे वो हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण मिनर्वा मिल्स केस आता है। पुनः सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला लिया जाता है कि ये जो बात है सरकार की, ये पूरी तरीके से गलत है और आप जैसा चाहें एकदम वैसा नहीं कर सकते। आपको मूल संरचना का सम्मान
करना ही पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में ये कही कि जो सीमित शक्ति है संशोधन की, ध्यान दीजिएगा, सीमित शक्ति की बात हो रही है, वो अपने आप में मूल संरचना का अंग है। यानी संविधान की मूल संरचना का ये खुद हिस्सा है कि संविधान को संशोधित करने की जो शक्ति है सरकार के पास, वो सीमित है। उस सीमित शक्ति का प्रयोग करके आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास असीमित शक्ति आ गई है। तो यहाँ पे 42वें संशोधन की जो बात थी उसे निरस्त कर दिया गया। वामन राव केस 1980 केवल एक चीज के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ये बोला गया कि केशवानंद भारती केस का जिस दिन फैसला आया था, केशवानंद भारती केस 1973 जो है हमारा, उसका जिस दिन फैसला आया था, किस दिन आया था? 24 अप्रैल 1973। इसके बाद जितने भी कानून सरकार बनाएगी, इसके बाद के जो कानून हैं सबके लिए न्यायिक समीक्षा न्यायालय करेगा। किस बिंदु पर करेगा? कि उसमें मूल संरचना जो संविधान की है उसका कहीं से भी उल्लंघन नहीं किया गया होना चाहिए। तो यही सारे केस थे। सारे केस महत्वपूर्ण हैं, सारे संशोधन महत्वपूर्ण हैं और तमाम परीक्षाओं में देश के पूछे जाते हैं। तो मेरा ये विचार है कि आप इन सबको अच्छे से याद कर लें, अच्छे से स्मरण कर लें।